मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं, हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के युवा वर्ग की और इन्हें संवारने का काम कर रहे हैं आज के एजुकेटर्स और मेंटर्स। ऐसी ही एक शख्सियत आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है, पूजा अग्रवाल। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ पर। Thank you so मैं much आपको for बता having दूं me on the show. मैं आपको बता दूं कि पूजा जी है वाइस प्रेसिडेंट आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, साथ ही साथ है मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीवी होस्ट और एक सोशल एंटरप्रेन्योर। पूजा जी, बहुत कुछ है आपकी शख्सियत में खास। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा से जुड़ाव के बारे में, कि शिक्षा से जुड़ाव का ये आपका सफर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। ये जो दिया कुमारी जी का इनिशिएटिव है, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ से हम लोग समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं और लोगों को एक-दूसरे के बारे में पता चलता है, तो इसी तरीके से एक चेन बनती है पॉजिटिविटी और ग्रोथ की। और आपने जो मेरे से पूछा कि एजुकेशन का सफ़र, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट आई वाज़ बोर्न इन अ फैमिली व्हिच ऑलवेज़ लेड एम्फसिस ऑन एजुकेशन। मेरे फादर बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेकर अवेयर थे और बहुत जागरूक थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटियाँ बहुत आगे तक जाएँ, बच्चे बहुत पढ़ें एंड दैट इज़ हाउ आई डिड माय कंपनी सेक्रेटरी मैंने किया, मैंने लॉ ग्रेजुएशन में टॉप किया, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अवॉर्डेड हूँ और उसके बाद मैंने शादी हो गई, तो शादी होकर एक एजुकेशन फैमिली बैकग्राउंड में मैं आई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एमबीए किया, पीएचडी करा और एक्टिवली एक एक्टिव मेंबर की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्वॉल्व हो गई। तो एजुकेशन किसी के लिए भी मेरा ये मानना है बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन को दिशा और दशा देना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। मेरी मदर इन लॉ एक दोहा सुनाती हैं हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को, विद्या बंधु विदेश में, विद्या बंधु विदेश में, विद्या विपद सहाय, जो नारी विद्यावती सो कैसे दुख पाए। ये है बेसिकली गर्ल्स को लेकर, बट आई थिंक इट अप्लाइज यूनिवर्सली इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। बिल्कुल, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि एक शिक्षित महिला पूरे समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षित बनाती है, तो ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है। पूजा जी, आपसे आपका शिक्षा से जुड़ाव का ये सफर काफी लंबा रहा है, तो बहुत कुछ आपने किया है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी। तो इसमें उतार चढ़ाव भी जरूर आए होंगे, मुश्किलें और रुकावटें भी जरूर आई होंगी। तो किस तरह से फोकस रखा आपने अपने आप को इस सफर के दौरान। देखिए, अगर मैं बहुत रोकने की या उस तरीके से रुकावटों की बात करूँ तो मेरे जीवन में ऐसे रुकावटें नहीं आई। हाँ, पर एजुकेशन को ब्रेक जैसे हम कहते हैं, समय-समय पे लगता है। शादी हुई तो शादी होने के टाइम एक ब्रेक लगा। किसी फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब मैंने लॉ करा और कंपनी सेक्रेटरी किया तो मेरा मन था कि मैं प्रोफ़ेशन को जॉइन करूँ, बट मैं नहीं जॉइन कर पाई और मेरे को अपने फादर का बिज़नेस जॉइन करना पड़ा उस टाइम पे। फिर शादी के बाद जब रियलाइज़ हुआ कि ये तो स्ट्रीम ही बदल गई है, अब यहाँ पर मेरी शायद लॉ वाली डिग्री इतनी इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी और मुझे आगे और एजुकेशन लेनी होगी, तो मैंने फिर एमबीए और पीएचडी को परस्यू किया। तो ब्रेक एज़ सच जो आते हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में, वो ही ब्रेक मेरी लाइफ में आए हैं। बट एज़ सच कोई ऑब्स्टिकल मेजर कि मुझे रोका गया हो आगे बढ़ने से या नहीं पढ़ने का मौका, ऐसा कुछ नहीं आया और आगे जैसे-जैसे टाइम बदलता गया मैं आई केप्ट ऑन फ्लोइंग विद द टाइम एंड आई केप्ट ऑन इम्प्रूविंग ऑन माय स्किल्स इन एजुकेशन। पूजा जी, मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए भी, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन अपना होना, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पूजा जी, बहुत सारे सवाल हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भेजे हैं, उसमें से एक सवाल यहाँ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ।
हमारे एक फॉलोअर ने पूछा है कि आंकड़ों के हिसाब से भारत में कुछ प्रतिशत लोग ही रोजगार या व्यापार के लिए क्वालिफाइड या स्किल्ड माने जाते हैं। तो आपके हिसाब से किन एरियाज में युवाओं को ज्यादा मेहनत की जरूरत है? देखिए, अगर मैं बात करूँ आँकड़ों के हिसाब से तो भारत सबसे युवा देश बोला जाता है, जहाँ पर एक एवरेज एज ऑफ वर्किंग इज़ अराउंड 28-29 इयर्स, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड क्योंकि यूरोप और अमेरिका की एज जो है पॉपुलेशन वो ओल्ड हो रही है और वहाँ पर जो वर्किंग एज है वो बढ़ रही है। बट अनफॉर्च्युनेटली अगर हम स्किल्ड मैन पावर की बात करें तो इंडिया का जो रेशियो है वो बहुत कम है। अभी पीछे 2-3 दिन एक पहले सेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने शेयर किया 56% ऑफ द यूथ इज़ अनएम्प्लॉयड पर उसकी हमें 2 वजह मुझे जो लगता है पर्सनली, ये वजह है कि हमें पहले ये देखना है कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? क्योंकि बहुत से लोग एजुकेशन लेते हैं सिर्फ डिग्री प्रिक्योर करने के लिए। अगर मैंने एक एजुकेशन ली है डिग्री के लिए तो डेफिनेटली वो मेरे स्किल सेट में ऐड नहीं करेगी और आगे जाकर मैं एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी नहीं बन सकती। बट अगर मैं अपनी एजुकेशन को इसलिए परस्यू कर रही हूँ कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है या कुछ एम्प्लॉयबिलिटी हासिल करनी है, तो वहाँ पर मेरी एजुकेशन मुझे काम करेगी। तो बच्चा किस ऑब्जेक्टिव से जॉइन कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्किल सेट की बात करें, देखिए समय बहुत तेज़ी से बदला है। पिछले 5-10 साल में डिजिटलाइज़ेशन जिस स्पीड से हुआ है, हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि कोई भी बच्चा किसी भी फ़ील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब बच्चों के लिए कंप्यूटर की नॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए हर बच्चे में डिजिटल स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर savvy होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नौकरी के लिए जाएगा और एम्प्लॉयर को बताएगा कि ये मेरे को आता है, तो नेचुरली उसकी चांसेस ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएँगे और अगर वो अपना काम भी करता है, तो भी उसको ये स्किल सेट आनी बहुत-बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो मुझे लगता है, बच्चे में राइट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बारी क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, अगर आप इंडस्ट्री से बात करो, तो इंडस्ट्री कहती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है काम करने के लिए। हम हायरिंग करना चाहते हैं, बट लोग नहीं हैं। और अगर आप बच्चे से बात करो, तो वो कहता है नौकरी नहीं है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे की और इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक-दूसरे को लेकर वो मैच नहीं करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्री ये सोचती है कि हम जिसको हायर कर रहे हैं, उसको सिखाना पड़ेगा, तो हम उसको कम सैलरी पे हायर करें। बच्चा ये सोचता है कि मैं टेक्निकल डिग्री लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। तो जब वो मैच नहीं करते, तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बच्चे को ये समझना पड़ेगा to get the first job is very very important. जब वो सीख जाएगा then he can command the salary also as per his own liking. तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में वो है कम्युनिकेशन। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें, मेरे पास स्किल सेट तो है, बट अगर मैं अपने स्किल सेट के बारे में दूसरे को समझा नहीं पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है। और आजकल सेल्स एंड मार्केट पिच, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, आपको करना ही पड़ता है। तो हर बच्चे को ये समझना होगा, मैं किसी स्ट्रीम से हूँ, ब्रांच से हूँ, मैं जब तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकता या कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यस, इसमें बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इंटीग्रल पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। आप जब बोलते हैं तो वो इम्पैक्ट ज़रूर प्ले करती है किसी की भी लिसनर के माइंड पे। बट अगर आप हिंदी में भी अपनी बात इफेक्टिवली समझा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को ध्यान रखनी चाहिए जब वो आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहता है। अगर इन पे काम करेगा, डेफ़िनेटली पैसे की कमी दुनिया में नहीं है, बहुत पैसा है बाहर दुनिया में। आप जज़्बा रखें, हिम्मत रखें, पैशन से काम करें, आपको अपनी मनचाही मंज़िल मिलेगी। क्या बात है पूजा जी, दैट वाज अ वेरी कंसाइज लिस्ट ऑफ द स्किल सेट्स जो आपने बताई हैं। निश्चित ही बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें यूथ के लिए जानना, आज के युवा वर्ग के लिए जानना, अगर वो सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जो कोर्सेज हैं, क्या वो सही तरह से युवाओं को एम्पावर कर पा रहे हैं? इसमें देखिए हमें ये समझना होगा कि जो कोर्स है, जो यूनिवर्सिटी बनाती है, वो बेसिकली बनाती है, मैं इंजीनियरिंग की ज़्यादा इसमें आपको इनपुट दे पाऊँगी
क्योंकि कोर्सेज जो बनते हैं वो बहुत डेलिब्रेशन के बाद बनते हैं और उनको सेट करने में टाइम लगता है। और आज पर क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि इंडस्ट्री में जो चीज की जरूरत है, जब तक वो एजुकेशन सेक्टर अडॉप्ट करता है या इम्प्लीमेंट करता है, तब तक वो टेक्नोलॉजी फिर बदल जाती है। तो किसी के लिए भी अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी बच्चा, मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि अगर वो चाहता है कि सीधा पढ़ाई करते ही मुझे मेरी मनपसंद पैकेज की नौकरी मिल जाए, तो उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा अपनी रेगुलर डिग्री के साथ साथ। जैसे ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफी हद तक रिलेटेड है। बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल स्किल कोर्सेज होते हैं, जिनको उन बच्चों को साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि जब वो करते हैं तो वो इंडस्ट्री रिलेटेड, जो इंडस्ट्री में आज चल रहा है, उस चीज को इमीडिएटली सीख लेते हैं। और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं और बताते हैं और उनको लगता है कि यस, ये तो आते ही हमारे को कमाऊ कूद बन गया, तो वो बहुत खुशी खुशी उसको लेते हैं। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे को एक एप्टीट्यूड स्किल, सॉफ्ट स्किल, रिज्यूम राइटिंग एंड टेक्निकल स्किल सब पे काम किया जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, अगेन द कम्युनिकेशन। पहले हम इसको सॉफ्ट स्किल बोलते थे, बट मेरा मानना है जिस तेजी से हम लोग आजकल अपने आप को शोकेस करते हैं, ये लाइफ स्किल बन गई है। ये हमारी लाइफ का, एग्जिस्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है, हिस्सा है। इसीलिए हर बच्चे को अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे को 3 सीज पे बहुत काम करना चाहिए। एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री हमें नहीं लेगी, कोई हमें नौकरी नहीं देगा, क्योंकि इंडस्ट्री ये कहती है मैं टेक्निकल फिर भी सिखा सकता हूँ, बट किसी को मैं ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी नहीं सिखा सकता हूँ, डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता हूँ। ये बच्चे में इनबिल्ट होता है। दूसरा, कमिटमेंट की बहुत जरूरी है। अगर मैं कमिटेड एम्प्लॉय नहीं बन पाई, तो या अगर मैं अपना भी काम करूँ और मैं अपने काम को लेकर कमिटेड नहीं हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो ये कमिटमेंट, करेज, हिम्मत भी रखनी पड़ती है। बहुत बारी आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता, समझ नहीं आता, पर फिर भी आपको हिम्मत रख के, करेज करके आपको नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। यहाँ मैं जानना चाहूंगी आपसे खासकर गर्ल्स के बारे में, विमेन पावर के बारे में, क्योंकि आजकल देखा गया है कि गर्ल्स भी बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, और हमारे लिए भी जरूरी है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो ऐसे में गर्ल्स के लिए स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से एम्पावर किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो। क्योंकि क्या है, राजस्थान में मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जब पेरेंट्स हमारे पास आए और उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस, प्रॉब्लम्स होती हैं, या सोच भी है समाज की कि गर्ल्स की शादी करके आपको विदा करना है, तो पैसा जोड़ना है उसके दहेज के लिए, उसकी शादी के लिए। तो वो जो मेंटालिटी है, और दूसरा ये भी एक सोच मुझे समझ आई, लोग ये कहते हैं लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो अपने परिवार पे, अपने हस्बैंड पे हावी हो जाएंगी। इस सोच से भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बट समय बहुत तेजी से बदला। आई एम वेरी हैप्पी। एंड इस टाइम पे अगर आप हम कॉर्पोरेट की बात करें, तो कॉर्पोरेट गर्ल एम्प्लॉयज को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि वो बहुत कमिटेड होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं। और ये जो अभी कोरोना इफेक्ट आया है इंडिया में, गर्ल्स की जो एम्प्लॉयमेंट थी या जर्नी थी प्रोफेशनल, उसको ब्रेक लग जाता था जब उनकी शादी हो जाती थी। अब ये फायदा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो गर्ल्स अगर शादी करके कहीं चली भी जाती हैं, दे कैन कंटिन्यू वर्किंग फ्रॉम देयर होम। और गर्ल्स अगर आगे बढ़ेंगी, तो मैंने ये देखा है
ना सिर्फ उस बच्ची का जीवन संवरता है, बल्कि पूरे परिवार का जीवन संवरता है, जिसको वो आगे जाके सँभालती है। इसी इनिशिएटिव को हमने भी आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने 200 बच्चियों को पिछले 3 साल से फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और एजुकेशन के साथ-साथ हम ये इंश्योर भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला बैच प्लेसमेंट का इस साल निकला है, कि उन सभी बच्चियों को नौकरी भी मिली है बहुत अच्छे पैकेजेस पे। तो उनके परिवार और वो बच्चियाँ बहुत खुश हैं, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी। डेफिनेटली डेफिनेटली पूजा जी, क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षा का एक गिफ्ट देती है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो विमेन हो, वो एक्चुअली एम्पावर्ड हो। आपने बात की कोरोना के टाइम की, आपने बात की कोविड किस तरह से एक अपॉर्चुनिटी की तरह आया है, लेकिन पूजा जी देखा जा रहा है कि इस टाइम पे अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, टेक्निकल कॉलेजेस की या अदरवाइज भी, वो बहुत ज्यादा एक असमंजसता की स्थिति में है कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को फोकस्ड रख सकते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि उनके फ्यूचर लाइफ बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी लाइफ में 3-4 महीने का एजुकेशनल ब्रेक ज़्यादा मैटर नहीं करता। पहली बात, जब क्लासेस डिसमेंटल हुई या कोरोना आया, तब बच्चे अपने एग्ज़ाम्स देने वाले थे। वो एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट ने उनको ऑटोमैटिकली प्रमोट कर दिया, तो वो जो प्रोसेस उनका एग्ज़ामिनेशन का था, 1.5-2 महीने का प्रोसेस था, वो उसमें ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। वहाँ कहीं उनको किसी चीज़ का लॉस नहीं हुआ है। दूसरा, जो क्लासेस हैं, हालात को देखते हुए ज़्यादातर स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, सबने ऑनलाइन क्लासेस का मीडियम अपनाया है और उसके थ्रू वो लोग पढ़ा भी रहे हैं। आगे बच्चों को जितना पॉसिबल मैनर में हो सकता है, टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों की लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो भी कोई ब्रेक नहीं है। दूसरा, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, कि अगर 4-5 महीने हमने कुछ नहीं किया या हमारी एजुकेशन को ब्रेक लग गया तो हमें लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखें, बहुत से बच्चे कोचिंग करते हैं, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं। बहुत से बच्चे 3-4 महीने किसी न किसी तरीके से एक सेमेस्टर ड्रॉप ले लेते हैं। तो इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट येस, अगर ये लॉकडाउन पीरियड बच्चा थोड़ा-सा भी अवेयर है, कॉन्शियस है और अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, वो इस टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। वो घर पर रहकर ही कुछ ना कुछ, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ और मीडियम्स हैं जिनके थ्रू वो सीख सकता है, अपनी लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता रहेगा। तो जैसे हम कहते हैं, अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो आई थिंक वी कैन डेफिनिटली डू स्टडी फ्रॉम होम एज़ वेल। बट ये सारा दामदार एक बच्चे के ऊपर पर्सनली बहुत मैटर करता है, कि वो अपना टाइम जब गैजेट के साथ बिताता है, तो वो यूट्यूब करता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग्स करता है, नेटफ्लिक्स करता है, फेसबुक करता है, इंस्टा करता है, या उसमें से कुछ टाइम निकाल कर अपने टाइम को एक डिसिप्लिन मैनर में अपने लर्निंग प्रोसेस और अपने एंटरटेनमेंट दोनों के लिए करता है। तो इसमें पेरेंट्स का, फैमिली का भी बहुत रोल है, क्योंकि टीचर्स दूर बैठे हैं, वो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये बच्चे को ही सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेटरी मोड पे करना होगा, और ये उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई ब्रेक नहीं लगा, कहीं कोई लॉस नहीं है। दे हैव टू स्टे पॉजिटिव, दे हैव टू स्टे मोटिवेटेड। Life is too big for to be affected by such a small break of 4-5 months. इस समस्या का एक और पहलू है, वो है कि ये वर्चुअल क्लासरूम्स, वर्चुअल लर्निंग, ये जो है बच्चे अपने आप को फोकस्ड और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं बनाए रख पाते हैं। और क्योंकि ये पीरियड, लॉकडाउन पीरियड लंबा बढ़ता चला जा रहा है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसे बच्चे अपने आप को इंटरेस्टेड बनाए रखें? देखिए, है तो मुश्किल। जितना ये बच्चों के लिए मुश्किल है, उतना ही टीचर्स के लिए मुश्किल है। क्योंकि क्लास में टीचर बच्चे को देखकर समझ जाता है कि बच्चे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, वहीं पे क्वेश्चन पूछकर वो मतलब उसको अटेंटिव कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में हमें यही नहीं पता चलता कि बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सो रहा है, लॉगिन करके क्या कर रहा है। तो बच्चों को ये समझना होगा कि इस टाइम पे
रेगुलेटरी, अगर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो वो अपने खुद के टीचर खुद हैं। उनको अपना बिहेवियर खुद मॉनिटर करना है कि अगर मेरी क्लास चल रही है, क्योंकि थ्योरी तो देखिए सारे स्कूल्स, कॉलेजेस ऑनलाइन मीडियम से पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो थ्योरी तो आगे बढ़ ही जाएगी, पर इसमें बच्चा कितना ईमानदार है उस थ्योरी को सीखने में, पढ़ने में, ये बहुत मैटर करता है। यस, प्रैक्टिकल्स का जो लॉस है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना, मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूं, किसी भी प्रैक्टिकल के बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हर इंस्टीट्यूशन सबसे पहले प्रैक्टिकल्स कराएगा और उस प्रैक्टिकल के दौरान उस थ्योरी को भी रिपीट करने की कोशिश करी जाएगी, जो कि बच्चों को ऑनलाइन मीडियम से पढ़ा दी है। अब बच्चा कैसे अपने घर पे बैठे, अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो 2-3 सिंपल चीजें जो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि भैया कॉपी पेन से लेके बैठा करो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। वॉट एवर इज बीइंग टॉट, मेक अ नोट ऑफ इट। जब आप लिखते हैं तो आप मेंटली भी प्रेजेंट रहते हैं और आपका डेटा भी कंसोलिडेट होता है। आप उसको कभी भी रिवाइज करेंगे तो आपके लिए एक हैंडी इंफॉर्मेशन रहती है। और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में, देयर मेनी वेज, जैसे आप पानी खूब पिए, नींद आ रही है, आईज को थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे बच्चे अपने आप को रख सकते हैं। यस, कंटिन्यूस स्क्रीन देखने से दिक्कत होती है, बट मैं ये मानती हूँ जब वो 3 घंटे एक पिक्चर देख सकते हैं तो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे की ईमानदारी का रहेगा। और इसमें चैलेंज भी यही है एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए इस टाइम पे, कि 20 से 25% बच्चा हर जगह ईमानदारी से इन क्लासेस को ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, बट एवरेज बच्चा जो है वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर देता है अपने इस लर्निंग प्रोसेस से, जिससे उनके इम्पैक्ट आएगा आगे जाकर। बिल्कुल पूजा जी, बातें तो शायद बहुत सारी हैं जो हम आपसे और जानना चाहेंगे, लेकिन समय हमें शायद इजाजत नहीं दे रहा है इस चीज के लिए। लेकिन फिर भी आपने जो कुछ हमें बताया वो बहुत ही जानकारी बहुत जरूरी थी हम सब के लिए। अब जाते जाते आपसे चाहेंगे कि हमारे इस इनिशिएटिव, प्रिंसेस दिया कुमारी के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश जरूर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रिंसेस दिया कुमारी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो उन्होंने सोचा, क्योंकि ये जो नाम आपने रखा है हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान, ये नाम अपने आप में बहुत अच्छा है। ये हमारा राजस्थान जो है वो एक बॉन्डिंग की फीलिंग देता है, आपको अपनी रूट से कनेक्ट करने की फीलिंग देता है। और राजस्थान का जो हिस्ट्री है, हेरिटेज है, वो बहुत एनरिच्ड है। पूरी दुनिया इसको मानती है और मानती है। और जो सक्षम राजस्थान है, पहले ये सोचा जाता था कि राजस्थान में बिजनेस नहीं है इतना, पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, राजस्थानी आई थिंक आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड ओवर। मारवाड़ी कहते हैं आपको कहीं भी मिल जाएंगे और हर जगह दे आर रनिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस। और इस सक्षम राजस्थान के थ्रू यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। मुझे अपने, अगर मैं बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यूथ के बारे में बात की, अगर कोई बच्चा सुनता है, और मेरा ये मानना अगर एक आधा बच्चे की भी लाइफ में हम लोग फर्क ला सके, nothing like it. This is the time of digitalization, and Diyaji has absolutely used this in the form of this initiative in a beautiful manner. Congratulations to her and her team, and may this page goes a long way in creating record and history in the coming times. Thank you, Pooja ji. Thank you so much for all your best wishes, and thank you that you gave us such a precious time of yours. तो यहीं हम अपना सेशन खत्म करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Thank you so much, and thank you to you as well for hosting it so beautifully. Thank you.